इंडिया में ना सैनिटरी नैपकिन्स भी न्यूज़पेपर में रैप करके बेचते हैं। ऐसे मार्केट में आप फीमेल कॉन्डम्स लेके आए हो। सैनिटरी नैपकिन का पेनिट्रेशन क्यों कम आपको पता है राज? हमें फिर डिस्पोजल करने के लिए बाहर जाके फेंकना पड़ेगा ना, तो लोग को पता लग जाएगा कि मैं पीरियड्स पर हूँ। यू नो, इन 90s साउथ अफ्रीका में 93% वुमेन was having STDs और अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत हाई थी। तो गवर्नमेंट ने फीमेल कॉन्डम लॉन्च किया और फ्री बांटने शुरू किए। They were empowering women for safe sex and unwanted pregnancy. I myself interviewed many sex workers and they said this is a godsend for us. I'm not allowed to advertise on Facebook and Google. क्यों ऐसे? आप प्राइम टाइम टीवी में भी 11 बजे के बाद ऐड दिखा सकते हो कॉन्डम्स की। And for God's sake we are 1.4 billion people. हम सेफ सेक्स नहीं बेच रहे। Safety doesn't sell in India. हम नींबू और मिर्ची लगा लेंगे, सेफ्टी पे खर्चा नहीं करेंगे। वेलकम टू फिगरिंग आउट। ये एपिसोड हमारी कंज्यूमर गुड्स सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। कंज्यूमर गुड्स मतलब आपके और मेरी लाइफ के डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वैसे एंटरप्रेन्योर्स को हम लेके आए हमारे एपिसोड पे। हम इस सीरीज़ के थ्रू ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे आप हर एक ऑर्डिनरी इंसान की प्रॉब्लम समझ सकते हो, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो समझ सकते हो, और कैसे अपना बिजनेस बनाओ रोज़ की प्रॉब्लम्स के ऊपर कि आप बहुत ही जल्दी एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओ। तो ये सीरीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें इतने लेसन्स हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, कैसे हम रोज़ लोगों को समझ पाएँ और उनकी प्रॉब्लम बेटर तरीके से सॉल्व करके अपना एक बड़ा बिजनेस बना पाएँ। डू यू नो दैट इंडिया में सेक्स टॉय इंपोर्ट करना इलीगल है, बट अकॉर्डिंग टू फ्यू रिपोर्ट्स इंडिया का सेक्स टॉय मार्केट $5 बिलियन से ज़्यादा है। डू यू नो दैट इंडिया में सिर्फ 10% लोग कॉन्डम्स यूज़ करते हैं? डू यू नो दैट इंडिया में ऑलमोस्ट हर सेकेंड वुमेन को UTI होता है? रीज़न? इन सब का रीज़न आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है विद द फाउंडर ऑफ बी सेफ। इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। इन द सेक्सुअल वेलनेस मार्केट, इन द सेक्सुअल हेल्थ मार्केट, इन द सेक्सुअल प्लेजर मार्केट एंड इन द ओवरऑल इंटीमेट हेल्थ मार्केट एज वेल। तो हाइजीन के ऊपर इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इन सब के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी है। एंड बिफोर यू स्टार्ट दिस एपिसोड, जाके फॉलो करो राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट्स को, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इतनी सारी क्लिप्स डालते हैं जो हम इस पॉडकास्ट में भी नहीं डालते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत कम समय में तुम्हें पता चल जाएगी, अनफिल्टर्ड, अननोन क्लिप्स एंड द थिंग्स दैट यू डोंट गेट टू सी इन दिस पॉडकास्ट। एंजॉय टुडे's शो। फर्स्ट एवर where I found out about your product was Amazon Sambhav 2020। तो मुझे पता ही नहीं था कि पीसेफ क्या है, क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए मार्केट भी नहीं है, मेरा TG भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं चलेगा। और आई वाज नॉट लाइक अ वेरी इंटरनेट सैवी कंज्यूमर कि जो मैं ज़्यादा पढ़ूंगा इस कैटेगरी में। मैं बड़ा हार्डकोर ट्रेडिशनल बिजनेस पढ़ता, मैं सर्फ एक्सेल के बारे में पढ़ रहा हूँ, निरमा के बारे में पढ़ रहा हूँ, राइट। और मैंने हुआ एंड देन योर प्रोडक्ट केम अप, उधर अवार्ड जीते आप। अवार्ड जीतने का आई वाज जस्ट क्यूरियस कि ये अमेजोन, क्योंकि जब आप ऐसा यंग एंटरप्रेन्योर जाते हो अमेजॉन संभव में, जहाँ जेफ बेजोस आ रहा है, किशोर बियानी आ रहा है, वहाँ पे अवार्ड कोई भी जीतता है तो इट्स अ बिग थिंग, एस्पिरेशनल, वेरी एस्पिरेशनल। क्या मुझे ऐसा करना है, ये क्या है? तो आई रेड एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट यू एंड देन आई वाज ब्लोन अवे। एंड आई वाज ब्लोन अवे बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। वन, शायद मैंने पिछले 25-30 साल में पहला एक न्यू एज ब्रांड देखा होगा जिसने कैटेगरी बनाई है, राइट। मुझे याद ही नहीं और किसी ने कैटेगरी, बाकी सब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इनोवेशन है, कैटेगरी पूरा क्रिएशन का काम आई हैव नॉट सीन। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस कि भाई कोई इन द वर्ल्ड्स ऑफ P&G एंड यूनिलीवर कोई आके कैटेगरी कैसे बना के जा रहा है, राइट। दैट वाज वन। एंड सेकेंड जो मैं बहुत इम्प्रेस था, दैट वाज कि गूगल पर अगर मैं टॉयलेट सीट सैनिटाइजर डालता था या टॉयलेट सीट स्प्रे डालता था तो सिर्फ आप रैंक करते थे। एट दैट टाइम देयर वाज नो वन एल्स। टू मी दैट वाज कि मैं एक तो अवार्ड जीत रहे हैं, दूसरा कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, तीसरा सारे कीवर्ड्स भी यही ट्रेंड कर रहे हैं, ये कैसे कर सकते हो? बिकॉज फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेंडिंग ऑन अ कीवर्ड इज अ बिग थिंग, क्योंकि कोई ना कोई कंप्यूटर आ जाता। सो टू मी दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट यू। You know, good you remember all these, but I can tell you that award is just a cosmetic, right? वो तो एप्लीकेशन डाले थे
और दिस वाज जेन्युइन अवार्ड्स रादर देन जो बहुत सारे अवार्ड जो कि पैसे देके लेते हैं वो नहीं है. इट वाज अ कंप्लीट जेन्युइन अवार्ड. इट वाज लाइक द लिंक्डइन एंड द अमेज़न ऑफ द वर्ल्ड. वो जेन्युइन होता है एकदम जेन्युइन. वी ऑल नो अबाउट इट. ऑल एंटरप्रेन्योर्स नो अबाउट इट. वो है. सेकेंडली यस कैटेगरी क्रिएशन बिकॉज जब सृजना माय वाइफ वन सफर्ड on a travel 2013 and when we discovered कि यार because of washroom कितने women को UTI होता है. तब मैंने बोला यार चलो हैंड सैनिटाइजर करते हैं. अब टॉयलेट टिश्यू पेपर में रखेंगे और उसको वाइप करेंगे. बट उसको फिर अपने को हाथ धोना पड़ेगा. कोई बोलेगा फ्लश मत करो, कोई बोलेगा कुछ मत करो. देन द आइडिया ऑफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर केम इन द पिक्चर. And I was doing a lot of stuff because I started entrepreneurship just after my college in 97, right? I've said born हुए होंगे शायद उस समय. I'm 96 born. So like globally connects थे मेरे. मैंने हर जगह पूछा लेकिन कोई टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे सुना ही नहीं था. हाँ. So and I was like okay यार अब तो कुछ करना है. तो globally your first product? I won't say I was the first, but I discovered the format in which we are. Okay. जो एक कैन में प्रेशराइज कैन में स्प्रे करने का that I think I'm 100% sure we are the first one. Because पहले होता था वो ड्रॉप वाले थे कि आप टिश्यू पेपर में ले लो, ड्रॉप करके और टिश्यू पेपर से वाइप कर लो, जैसे होते थे. Because if you remember, very interesting thing that hand sanitizer कैसे फेमस हुआ. When I was growing up, right, school या फिर उसमें we used to carry toilet paper. सोप रादर टॉयलेट पेपर सोप, राइट. हम अपने वॉलेट में रखते थे. स्ट्रिप्स आती थी ट्रेन में मिलता था. कि भाई वो कर लो. उसके बाद फिर जब सार्स हुआ ना चाइना में, so 2 things came out of China. One was a hand sanitizer and second was Alibaba. Because people stopped going to China and they wanted to purchase. So the entire commerce went online and the world started ordering online. And Alibaba became what Alibaba is because of SARS. Maybe they have grown 10,000 times during SARS because people are not traveling to China. Oh. And hand sanitizer because they said that, okay, you have to wash your hand to eliminate the contagious disease going into it. Oh, I didn't know this. Yes, you study about it. It's there that. So SARS, CoV, 2 CoV, 1, whatever that was, right? 2006, 2007. Okay. Then a hand sanitizer became an industry. Oh. Otherwise it was just like जैसे अभी ऐसे ही है. हॉस्पिटल में तो था, but how consumer लोग यूज करना शुरू करें. And of course Alibaba, because Alibaba to me more fascinating than Alibaba right now, because Alibaba उस टाइम पे बॉर्न हुआ था. उसके पहले था but बड़ा उस टाइम पे एक्सप्लोड हुआ था पूरा ग्लोबली. Because everyone is now ordering Alibaba because people are not going, they have come online. So you and they wanted China manufacturing hub था तो उधर से सबको उठाना था. Interesting. So सैनिटाइजर वैसे आया एंड उसके बाद वही सैनिटाइजर लोग टिश्यू पेपर पे डाल के टॉयलेट पे लगा देते थे. बहुत सारे लोग. वो तो इनोवेटिव था ना, मुझे साफ करना कैसे साफ करें. हम तो पहले याद है टेबल साफ करते थे, सैनिटाइजर डाल के साफ कर लेते. तो वैसे ही. सो इट्स ऑल इनोवेशन, हाउ पीपल वांट टू यूज द प्रोडक्ट, कैसे उसको यूज करना है, क्या नहीं करना है, वो उसके ऊपर है. बट आई थिंक टॉयलेट सीट सैनिटाइजर का आइडिया तभी आया जब पता लगा यार एक तो सृजना बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो सो सीवियर. एंड शी गिव एन आइडिया. उसे नहीं बताया कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए कि यूटीआई नहीं हो. मतलब उसके लिए क्या है कि टॉयलेट सीट साफ होनी, सैनिटाइज होनी चाहिए. ठीक है यार, वो मारवाड़ी बनिया वाला बुद्धि था, बिजनेसमैन वाला बुद्धि था, तो कुछ ना कुछ तो निकालना था. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट स्टार्टेड सेफ्टी कार्ट. सेफ्टी कार्ट, ओके. सेफ्टी कार्ट इज माय थर्ड वेंचर, जो मैंने 2012 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, निर्भया रेप केस, 16 दिसंबर 2012. उससे इंस्पायर्ड होके इंडिया का फर्स्ट ई कॉमर्स वेंचर इन सेफ्टी दैट आई स्टार्टेड. सेफ्टी SAFETY KART, बिकॉज सी तो मिलता नहीं था, तो मैंने भी जस्ट लाइक लेंस कार्ट, फ्लिपकार्ट सब की तरह से सेफ्टी. तो उसमें क्या क्या मिलता था? देयर वाज अ मार्केट प्लेस. इट वाजंट अ मार्केट प्लेस. ओके, इट वाज योर ओन प्रोडक्ट कंप्लीटली. बिकॉज सी सेफ्टी में मार्केट प्लेस में लोग विश्वास नहीं करेंगे. सेफ्टी के लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा. हाँ, और प्रोडक्ट और ब्रांड बनाना पड़ेगा, तो मैंने ट्रस्ट कर सकते हैं. मैंने इसको स्टार्ट किया था एंड आई स्टिल रिमेंबर 18 फरवरी 2013 को मैंने लॉन्च किया था. 45 डेज में लॉन्च कर लिया था. 16 दिसंबर 12 निर्भया रेप केस हुआ. 25 को मैंने डोमेन बुक किया, 25 दिसंबर, और 18 फरवरी को आई लॉन्च्ड एन ई कॉमर्स जस्ट लाइक ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर फॉर सेफ्टी फॉर पीपल लाइक यू एंड मी. चाइल्ड सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, ऑफिस, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, होम.
any kind of safety products which you can think of. तो इसमें कैसे क्या पेपर स्प्रे वगैरह में? वुमेन के लिए पेपर स्प्रे एंड some नॉइज सिस्टम थे. ट्रैवल के लिए यू हैड लॉट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस. एक रेस्क्यू मी प्रोडक्ट हुआ करता था जो कि इफ़ यू रिमेंबर 2006 या 2007 में जब बॉम्बे में बारिश हुई थी, how many people, I think there were 10 people who died inside the car because वो गेट नहीं खोल पाए थे. If they would have that rescue me product, जो कि क्या होता है जब पानी भर जाता है ना, आपका फोर्स नहीं चलता है विंडो पर तोड़ने के लिए. अगर आप हेडरेस्ट भी लोगे उससे आपका नहीं चलेगा. तो देयर इज अ स्मॉल डिवाइस जो कीचेन होता है, आप उसको टच करोगे आपके विंडो ग्लास पर और वो ग्लास ब्रेक हो जाएगा. राइट, बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई प्रेशर. पानी के अंदर प्रेशर नहीं चलता है. पानी बाहर है तो आप गेट नहीं खोल सकते. आपको कांच तोड़ के निकलना पड़ेगा. तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट थे ट्रैवल सेफ्टी में, होम सेफ्टी में. अब आप बताओ आपके घर में या इस ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर है अंदर? बताओ. 10 साल पहले मैं बेच रहा था वो, और अभी भी मैं अगर बेचने जाता हूँ, बिकॉज सेफ्टी डजंट सेल्स इन इंडिया. हम नींबू और मिर्ची लगा लेंगे, सेफ्टी पे खर्चा नहीं करेंगे. तो क्यों ऐसी, बिकॉज ये कॉन्वर्जेशन नहीं होती. इट्स नॉट कि जैसे मुझे लगाना नहीं है, राइट, पर ये कॉन्वर्जेशन नहीं होती, ये फर्स्ट लेवल ऑफ थॉट ही नहीं आता. मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि एक तो पहला थॉट हमारा ये होता है कि हमारी बिल्डिंग में, मतलब इस ऑफिस के जस्ट बाहर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लेफ्ट राइट में सेफ्टी इक्विपमेंट्स है. तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई बिल्डिंग में लगा हुआ है तो हम इधर क्यों लगाएं. पता है, वी एज एन इंडियंस, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ एज वेल, हम इससे ग्रो हुए हैं कि, और ये बिलीव करते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा. हमें कुछ नहीं होगा. एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो आज से 25 साल पहले, और लाइफ इंश्योरेंस, या अगर जिस वक्त मैं आई थिंक बिलो 20s था, तो मुझे पता है मेरे इतने सारे लाइफ इंश्योरेंस मेरे पेरेंट्स ने लिए थे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था. पता है रीज़न क्या है? यार हेल्थ इंश्योरेंस तो जब बीमार होगे तब जाके आपको उसके अगेंस्ट में हॉस्पिटल में कोई खर्चा करोगे तो आपको मिलेगा. बट हम बीमार क्यों होंगे, राइट? तो पैसा क्यों डाले? और लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है यार, आप सेविंग है हमारी, 25 साल बाद जब मैच्योर होगी हमें 8-10% 20% रिटर्न मिलेगा, तो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. ये तो वन मिलेनियल स्टार्ट कमिंग इन, द हेल्थ इंश्योरेंस बिकेम एन इंडस्ट्री. कितने साल लगे हैं हेल्थ इंश्योरेंस को एक इंडस्ट्री बनने में. तो वही सेफ्टी के साथ में है. इंडिया में सेफ्टी नहीं बिकता है, कुछ भी कर लो. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं है. मैं बोला ना, हम उस बिलीफ से बड़े हुए हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा. और यहाँ ऐसा भी बिलीव होता है जब होगा तब जाएंगे. यस, बहुत बार क्या अमूमन यही होता है, राइट? क्योंकि वाओ, नहीं, मैं भी ऐसा हूँ. मैं नहीं बोलूँगा कि मैं जाता हूँ, मैं भी ऐसा हूँ. इंटरेस्टिंग. पीसेफ उसी समय 2013 में वन ऑफ द ट्रैवल, श्रीजा जब बीमार हुई तब वो आया, और 3 साल लगे मुझे. मैं फिर भी सेफ्टी गार्ड के पीछे था. 2016 में, राज, यू वोंट बिलीव, and very few people knows about it, and I can tell you, मैं ना बोर हो गया था पीसेफ को ग्रो करते करते, और आई डिडंट नो हाउ टू रेज मनी. 2-3 इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ. मेरे को ना किसी ने कहा यार सेफ्टी कार्ड के लिए पैसे रेज कर लो. और उस समय ना लुफ्तांसा रनवे टू सक्सेस में भी फाइनलिस्ट में पहुंच गया था. Okay. जो काफ़ी लोग, वेरी फेमस एक 80 में आता था लुफ्तांसा से. सो मैं किसी ने कहा यार व्हाई डोंट यू गो एंड मीट दिस वीसी, आई वोंट नेम द वीसी, अभी टॉप 3 में है वो, टॉप 4 टॉप 5 में चला. बोला यार इसके पास जाके एक बार पिच करो सेफ्टी कार्ड के बारे में. और उसमें पीसेफ मेरा एक वाइट लेबल प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज वो मेरा ब्रांड था, बाकी सब तो मैं सब लेके आता था. मैं गया उसके पास, समझ में आ गया, ये आ गया, वो आ गया. बोला यार ई कॉमर्स बना रहे हो, मतलब इट्स अ वर्टिकल इन मैनी हॉरिजॉन्टल, चलेगा नहीं. हमारा फेयर इनफ. फिर मैंने उसको पीसेफ के बारे में बताया कि इस तरह से मैंने अब तक 1 लाख पीस बेच दिया है, विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट एनी सिंगल मनी लेफ्ट स्पेंट, मनी स्पेंट. और ऑलमोस्ट 50% रिपीट बाइंग है. मैं नाइजीरिया में बेच रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा हूँ, 2015, राइट, जब मैंने रेडक्लिफ नहीं बनाई थी, जो कंपनी अभी नहीं बनाई थी. बोला नहीं, कुछ नहीं हो सकता. फिर उसने ना एक ऐसी चीज़ बोली है ना, मुझे बहुत बहुत आई थिंक ख़राब लगा मुझे. वो मेरे बारे में नहीं जानता था कि मैं क्या बैकग्राउंड से आया हूँ, क्या आया हूँ. बट उसको ये पता, तो मुझसे पूछा, ये पता था कि मेरी पेडिग्री नहीं है. यार मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ. मैं सेंट जेवियर्स कैलकाटा से पढ़ा हूँ, पता नहीं कैसा कॉलेज है, बट हाँ इंडिया का नंबर 1 है कॉमर्स कॉलेज.
इतने सालों से 150 साल पुराना कॉलेज है। जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैं, लेकिन मैं IIT और IIM से नहीं पढ़ा। मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं था, एडमिशन नहीं मिली मेरे को। तो उसको ये पता था, तो बोले विकास आपका ना एक कारण भी हो सकता है, आपकी बिजनेस तो है ही बट पेडिग्री नहीं है यार आपके पास, कि IIT IIM का टैग नहीं है या आईवी लीग नहीं है या कुछ। पता मेरे को बहुत उस समय लगा, बोला यार देखो बिजनेस के बारे में बोल सकते हो लेकिन एक पेडिग्री के बारे में अगर है, उसके कारण फंडिंग मिलेगी तो फिर आज आधे से ज़्यादा लोग जो ड्रीम करते हैं स्टार्टअप करने के लिए तो कर ही नहीं सकते। 99% लोग नहीं कर सकते, 0.1% तो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर ग्रेट इंस्टीट्यूट्स, और जितने भी सक्सेसफुल और या अनसक्सेसफुल है सब यहीं से निकलते हैं। बट यू जस्ट कांट से इन फ्रंट ऑफ ऑन फेस ऑफ समथिंग कि आप पेडिग्री नहीं है इसके लिए आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। क्या पता, मैंने पूछा यार आप हो IIT IIM से या कोई भी IIV से? बोला हाँ मैं फलाने से हूँ, यहाँ से ये किया हूँ, यहाँ से इंजीनियरिंग और यहाँ से MBA किया। हुआ यार कौन से ईयर में किया हो यार बताओ आप। उसने ईयर बताया। फिर मैंने बोला यार इस कॉलेज में इस बंदे को जानते हो आप? मैंने एक नाम दिया। बोला हाँ यार ही इज़ माई मेंटर, यू नो ही हैज़, मेरे को बहुत कुछ सिखाया इसने, आप जानते हो उसको? ही आस्क्ड मी। बोला हाँ मैं जानता हूँ उसको, लेकिन पता है मैंने ऐसे पोर्ट्रेट किया कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तो क्या तुम मुझे इसका नंबर दे दोगे क्या? मैंने झूठ बोला। एंड बोला हाँ मैं तो उससे हमेशा बात होती है, पर्सनली मैं उससे बात करता रहता हूँ, बट आई डोंट नो कहाँ काम करता है वो। और ठीक है, मैं बोला मिला के दे दो यार, चल बात ही कर लेते, साथ में बात कर लेते। आई थिंक मुझे उस समय ना बहुत गुस्सा आ रखा था अंदर से। किसने ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं मेरे को बोला, उस पर गुस्सा नहीं था मेरे को, वो और कोई को भी बोल सकता है यार। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं 40 साल का हो चुका था यार। अगर कोई छोटा बच्चा, कोई यंगस्टर 25 साल का आके उसको ये बोल दिया, उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी यार। वो चालू ही नहीं किया, यू नो ही कॉल दैट पर्सन। और फिर मैं बोला हाय, उसका नाम लेके, ऑफकोर्स मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, लोग ऑफकोर्स जो सुनेंगे उनको पता है कौन है वो। ओके, मैं आपको कब से फोन मिला रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसने फोन में ये बोला, then that guy from that VC said, but you said you don't know him. बोलता है यार मैं 5 साल विकास के लिए काम कर रहा हूँ। Oh, in some other country? No, in India. I had employed a guy who was his mentor from his college. पता है मैंने उसको, and I think I always regret this, I said this, but मैं बोला देख अगर हम लोग जैसे ड्रॉप आउट या हम लोग जैसे नॉन IIV नॉन पेडिग्री नहीं होना कभी कभी, तो शायद आप जैसे लोगों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। आउट। It was below the belt and I regretted that and I said sorry to him. Not that point of time, but later I called him and I said sorry. And I don't have any shame saying this here. I was sorry. It was hard. But I was heartbroken when he said, not because of me, he would have said to anyone else. So you started feeling कि यार ये कैसे कोई बोल सकता है, मेरे अलावा किसी को भी बोल देता, कैसे किसी की ड्रीम शैटर कर सकता है। तुम उसकी कोर कॉम्पिटेंसी पे जज करो ना। And he was a young guy. अच्छा, the guy who said it was young as well. Yeah. I think he passed out from his MBA in 2010. And this is 2015, 16. Yeah. वैसे fun fact, yesterday only I read it that only 11% CEOs or founders of Fortune 500 companies come from Ivy League or pedigree colleges. Only 11%. नहीं यार, these are amazing colleges. They make you what you are. Of course, but I'm saying that world की अगर Fortune 500 companies is Bible right now, let they say that. Absolutely. There's no 100 unicorn, 200 unicorn. Fortune 500 is the biggest. उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, the CEOs, only 11%, or the founders or chairman or whatever, only 11% are from the top colleges. Rest 89% are either dropouts or normal people from no background. नहीं यार, I think मैं इतने सारे लोगों का रेफरेंस लेता हूँ जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आज मिस्टर अनिल अग्रवाल को देख लो, किशोर बियानी को देख लो, नोन एज द गॉड ऑफ businesses, FMCG और बिजनेस, जिसको सिखाया रिटेल क्या होता है इंडिया में यार। धीरू भाई अंबानी को ले लो यार। So they are I'm nowhere near to them, but कोई पेडिग्री नहीं थी। अगर उनको कोई बोल दे यार तुम, ये तो कैसे लगेगा यार। कितना इंपॉर्टेंट है एक लीगल काउंसिल होना डे वन से। डू यू थिंक करना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को? PSAFE में 5 अप्रैल 2017 को हमने रेडक्लिफ हाइजीन बनाई और 1 मई को
इन हाउस काउंसिल एंड CS मैंने हायर किया, और अब तक मेरे पास इन हाउस है। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट हम लोग घर में प्रिपेयर करते हैं, घर में बनाते हैं। मेरे आई थिंक 3rd हायरिंग मेरी लीगल काउंसिल है। इज इट दैट इम्पोर्टेंट? मतलब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी स्टेज पे लाना चाहिए आपका? ऑब्वियसली PSAFE कौन सी स्टेज पे था जब मैं तो स्टार्ट किया था? तो अगेन कमिंग बैक टू दिस, 2016 में मैंने सोचा बंद कर दूं। मैं मतलब ऐसा था कि यार क्या ब्रांड बना रहा हूँ मैं। चलो ब्रांड की तो स्टोरी नहीं थी उस समय, क्या प्रोडक्ट बनाया हूँ मैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, UTI गायनेकोलॉजिस्ट उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब ये तो एक यूनिकॉर्न भी वर्ड नहीं था उस समय। यार ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, आप IPO लिया होगे, वो लिया होगे, फिर आप इसको हॉर्लिक्स बना लोगे या हार्पिक बना लोगे, मतलब वो सब माइंडसेट था। लेकिन जब कुछ काम होना शुरू हुआ तो मेरा थोड़ा टाइम जा रहा था कहीं पर, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। किसी ने कहा इसको बेच दो। पहले वो स्टोरी हुई, फंडिंग तो मिली नहीं, जो मैंने PSAFE के बारे में बताया उसके बाद उसने मुझे ये बता दिया तेरे को कुछ नहीं आता। सो मैंने इसको बाहर बेचने निकला दिसंबर 2016 में। अच्छा। PSAFE को। और मुझे उस समय ना सब कुछ आटे दाल की वजह होता है ना, भाव पता लगता है, पता लग गई। अच्छा। मैं सोचा मुझे $1 मिलियन मिल जाएगा उस समय शायद। कितनी रेवेन्यू थी इस टाइम आपकी? मैंने 1 लाख पीस बेचा था, क्योंकि रेवेन्यू एक प्रोडक्ट की रेवेन्यू निकालना पड़ी, बिकॉज एक कंपनी नहीं थी ना, सेफ्टी कार्ड के अंदर था, तो 1 लाख पीस बेचा था। बट आप ये सोचो 1 लाख पीस 3 साल में बेच दिए, नया प्रोडक्ट, और हार्डली हमने 2 या 3 लाख रुपया खर्चा किए होंगे मार्केटिंग में। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल था? प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल था, बिजनेस प्रॉफिटेबल था। और कितने रुपए का एक एवरेज प्रोडक्ट होता था? 180 रुपए का। 180 रुपए का? उस समय 150 रुपए का था, सॉरी 150 रुपए का। तो 150 रुपए लाख प्रोडक्ट बेच दिए तो हो गया। अच्छा, 1.5 करोड़ के आसपास का बन गया आपका 3 साल के अंदर। हाँ। तो मैं सोचा कि मुझे $1 मिलियन मिल जाएंगे उस समय, शायद मेरे 1.5 करोड़ के ऊपर 7 करोड़ मिल 4.5 करोड़ के आसपास का था वैल्यू शायद उस समय। ओह, $45 नहीं 55 रुपए थे। हाँ, तो मतलब 3x 4x के आसपास मिल जाएगा मेरे। हाँ, तो मैं सोचा ये उस समय 3x 4x भी नहीं होता था, कोई बात ही नहीं करता था यार उस समय। अच्छा, यही था कि बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में जम गया है, तो ये 1.5 करोड़ की चीज 5 करोड़ में ले लिया कोई। ठीक है। मुझे किसी ने 50 लाख ऑफर किया 1.5 करोड़ सेल्स पे। हाँ। क्यों? क्योंकि बोले यार ये तो है ही नहीं, कौन इसको खरीदेगा, कौन बेचेगा, बहुत पैसे लगेंगे, मार्केटिंग आप कैटेगरी बना रहे हो, कोई इसमें मॉट नहीं है आपका, कभी कोई ना कोई आके टॉयलेट सीट सैनिटाइजर बना लेगा, बड़े लोग आ जाएंगे, बिग बॉयज आ जाएंगे, इनकमेंट्स आ जाएंगे। हमने ठीक है। तब मैंने सृजना मेरे को बोली, एंड आई थिंक मेनी टाइम्स शी हैज सेव्ड माय लाइफ, बट अगेन दैट यार तुमने यू हैव मेड दिस प्रोडक्ट, बाय लव फॉर लव, क्यों बेचना है इसको, पड़े रहने दो यार, बिकेगा नहीं बिकेगा। आई थिंक वो मैंने सुना, मैंने नहीं बेचा। 50 लाख रुपए तो मैं ले लेता बिकॉज मेरे पास आई वाज ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने सेफ्टी कार्ड में बहुत पैसे लगा दिए थे। ओके। उसके बाद धीरज मिला मेरे से जनवरी में। धीरज जैन रेडक्लिफ कैपिटल चलाता था वो लंदन से वापस आया था 2016 में, और फिर वो एंजल इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा करता था। ही मेट मी एंड ही सेड विकास, अगर ही बिलीव्ड इन मी, still he believes a lot, and he said Vikas, it's a great story. मेरे को स्टोरी बेचना नहीं आता था उस समय, अब सीख रहा हूँ मैं। स्टोरी नहीं आता था, मार्केटिंग नहीं आता था, मैं तो B2B वाला आदमी, इंस्टीट्यूशनल सेल वाला आदमी, डिफेंस और एरोस्पेस देखने वाला, लोहा लक्कड़ करने वाला आदमी। भाव में बात करते थे, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बस ROI समझाते थे हम लोगों को, और ये और प्रॉफिटेबल, मुझे नहीं समझा था लॉस क्या होता है। ROI समझाते थे धंधा, बोले मेरे 100 रुपए का माल है 120 में बेच दूंगा, और घर इतना रुपया लेके जाना है। आई वाज अ ट्रेडर, राइट? ट्रेडिंग करता था यार। धीरज हैड दैट कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, विजन अच्छा था उसका, विकास हो सकता है, बट लेट्स मेक अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी बनाते हैं, 50% तुम लो, 50% मैं लेता हूँ, राइट? और इसको फर्स्ट फंड रेज करते हैं। मैंने किया। अगेन आई वॉज नॉट लूजिंग एनीथिंग, राइट? मेरे को 50 लाख नहीं मिल रहे थे, अगर धीरज नहीं होता तो आज PSAFE नहीं होता, राइट? सो द क्रेडिट गोज टू हिम, आई गिव हिम 50%, आई डोंट केयर अबाउट इट। सो बहुत जरूरी है राज, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भूल जाते हैं कि कैश इंपॉर्टेंट है या इक्विटी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए कैश इंपॉर्टेंट था, अगर मुझे ब्रांड को बचाना था। फिर मैं पूछने वाला था कि 50% इक्विटी दे दी ऑफ योर बेबी, बट ट्रू, कैश इंपॉर्टेंट था, धंधा आगे चलता ही नहीं। उस समय मुझे 50 लाख नहीं मिलते, आज मुझे कम से कम 50 लाख पे 50% बेच दिया था। नहीं, मैंने नई कंपनी बनाई थी आज। ओके। नई कंपनी बनाई, 50% उसका, 50% मेरा, जो कि श्रीना और मेरे के बीच में, 50% उसका। और हमने इमीडिएटली उसके कनेक्ट से पिच किया, उसने मेरे को हेल्प किया प्रेजेंटेशन बनाने में, विजन दिखाने में कि कहाँ जा सकता है, क्या जा सकता है।
एंड वी मेड अ प्रेजेंटेशन टू फ्यू ऑफ द एंजल इन्वेस्टर, और हमने 12 करोड़ के वैल्यूएशन में फंड रेज किया था, 3.5 करोड़ 3 महीने के अंदर। नाइस। 50 लाख से 12 करोड़। स्टोरी पे, विजन पर मुझे नहीं आता था कि कैसे मार्केट कितना बड़ा है क्या नहीं है, मैं सीखा। ये धीरे सिखाया। ये स्टोरी है ना सब। मुझे ये बताओ कि जब भी आप फंड रेज करने जाते हो तब कौन सी 3 चीज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इन्वेस्टर को क्या जानना होता है? बिकॉज आप बता रहे हो जैसे आपको नहीं आता था लेकिन आपने सीखा, तो क्या 3 एलिमेंट सीखे कि यार आपकी पिच पे ये तीनों तो होना ही चाहिए? देखो मैं ना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि और मैं चैलेंजेस बताता हूँ आपके प्रोडक्ट के, ओके, फ्रॉम अ जस्ट पर्सपेक्टिव जो आपने दिया अभी। 2016 है, मैं एक छोटी सी ब्रांड हूँ जो टॉयलेट सीट सैनिटाइजर, ब्रांड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक प्रोडक्ट बनाया मैंने। सेफ्टी कार्ट मेरा ई कॉमर्स कंपनी है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट बिकता है, वो सेफ्टी पी सेफ है। ओके, हाँ, तो सेफ्टी फॉर टॉयलेट एक पी सेफ है। मेरे पास इंस्टा पेज भी नहीं था, psafe.com भी नहीं था। ओके, ब्रिलियंट। तो मेरे पास कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट है, तो मुझे, और वो प्रोडक्ट का कैटेगरी कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ऐसा भी नहीं कि किसी और ने बनाया तो मार्केट बहुत बड़ा हो, मार्केट बहुत छोटा, कुछ भी नहीं। 1 लाख में से मेरे ख्याल 1 लाख जब बिका तो कम से कम 70-80 हज़ार लोग, 50 हज़ार लोग ने यूज़ किया उसको, और गायनेकोलॉजिस्ट उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको इससे यूटीआई का रिस्क से कम हो जाएगा। ये था मेरे पास कम से कम उस समय 15-20 प्रिस्क्रिप्शन थे जो मैं उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं गया था। मुझे मेडिकल स्टोर वालों ने फ़ोन करके खोज खाज के भेजा कि भैया ये दवाई चाहिए, मुझे पी-सेफ दवाई चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं अभी अब ये लिखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताते हैं। अभी उस टाइम में वीकनेसेस ये सी थी कि भाई मेरे पास ना कोई बहुत बड़ी टीम है, ना मुझे मार्केट पता है, ना ये इतना बड़ा कोई मार्केट एग्जिस्ट करता है, प्लस मुझे कम्पीट करना पड़ेगा बड़े जाइंट से अगर ये प्रोडक्ट चल गया तो, क्योंकि देन आरबी निकाल देगा या जॉनसन एंड जॉनसन निकाल देगा, ऑल दीज जाइंट, सिप्ला निकाल देगा। कोई भी बड़ा प्रोडक्ट उनको चलने लग गया अगर प्रेस्क्रिप्शन पे तो वो निकाल देंगे, तो उनसे लड़ने के लिए मुझे पैसा चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास अभी कोई मोट नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है कोई भी, ठीक है। और तीसरा, मेरे पास प्रूफ नहीं है कि किसी भी वर्ल्ड में किसी मार्केट में बना है। एग्जैक्टली, राइट। तो ये वीकनेसेस थी। पॉजिटिव ये था कि आपके पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन था, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 1 लाख रुपए, 1 लाख पीसेस बिक गए थे और प्रोडक्ट क्रैक कर लिया था। एंड ओपन मार्केट था, कुछ था नहीं, तो देयर वाज अ होप कि अगर चल गया तो हम ही होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। राइट। तो ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे। राइट। तो अब इस टाइम पे जब आप लेके जाते हो किसी इन्वेस्टर के पास कि बनेगा, तब आप क्या स्टोरी बेचते हो? मैंने बहुत सिंपल पिच होती थी उस समय। मैं ये बोलता था, एक बात बताओ, आप जो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, वन ऑफ योर मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन क्या आती है? बोलती है वॉशरूम। आप उस वॉशरूम के लिए क्या क्या करते हो, या अच्छी वॉशरूम को खोजने के लिए क्या करते हो? बोले यार, या तो हम 5 स्टार होटल जाते हैं, अभी हम पेट्रोल पंप ढाबा नहीं जाते हैं, या उस ढाबा में रुकते हैं जहाँ वॉशरूम अच्छा होता है, कोई रेफरेंस किया हुआ होता है, या फ्लाइट में हम पानी नहीं पीते हैं क्योंकि हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये सब मैं क्वेश्चन करता था लोगों से और आंसर उन्हीं से ढूंढता था। नाइस। मतलब अब बताओ, अगर मैं आपको कोई ऐसा चीज़ दूँ जो अगर आप स्प्रे करेंगे, राइट, क्योंकि आपको साफ दिखती है ना, क्लीन है, बट वो सैनिटाइज नहीं है। अब एग्जांपल ले लो, आज भी एक 5 स्टार होटल में अगर आप जाते हो या कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में वॉशरूम रहता है, हर घंटे आप देखते हो ना गेट के पीछे एक टिक मार्क हुआ रहता है। हाँ, वो दीज आर चेक्स ऑफ एवरी आवर ऑन द आवर। वो आके क्या करेंगे पता है? आएंगे, आपके जो बोल है उसको साफ कर देंगे अंदर में, और जो सीट है उसको पोछा कर देंगे, बिकॉज आप उसके ऊपर हार्पिक या और कोई ब्रांड का, क्योंकि दीज आर ऑल एसिड्स आप डाल नहीं सकते, सैनिटाइज कुछ करता नहीं है। तो एक कमोड से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो आपके जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो एक से दूसरा, दूसरा तीसरा जाए, तो वो नेकेड आई से साफ दिख रहा है बट वो सैनिटाइज नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, 4 या 5 लोग हैं और 2 वॉशरूम है, सब एक दूसरे के वॉशरूम यूज करते हैं फैमिली में, बट अगर कपल है तब तो चलेगा यार, आपकी बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज हो ही रहती है। बट इफ़ यू आर लिविंग विथ योर ब्रदर और पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट, सो योर होम, आपके घर की जो वॉशरूम है वो भी एक पब्लिक वॉशरूम है। जब आपके घर में हाउस पार्टी होती है, किसको आता है कि हम टॉयलेट सीट को खड़ा करें या हमें पता है ये चीज, राइट? वो भी एक पब्लिक वॉशरूम है। तो जब मैं ये सब चीज क्वेश्चन करता था ना, लोग को समझ में आता था, हाँ यार नीड है इसकी, बट एजुकेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए मैसिव मीडिया चाहिए, मैसिव बहुत कुछ चाहिए।
बट मैं बोला टाइम लगेगा, मैं लेगेसी बना रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे जीते जी शायद नहीं हो, लेकिन लोग याद तो रखेंगे कि पीसेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर किसी ने बनाया था. सो आई थिंक आई एम हैप्पी. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बट वेरी चैलेंजिंग जर्नी ऑफ पीसेफ. हमने आई थिंक हमारे पास रजिस्टर्ड बायर्स हैं कम से कम 1 मिलियन हमारे प्लेटफॉर्म पर, और आज तक हमने शायद 8 मिलियन बॉटल बेच चुके हैं. 80 लास्ट 10 साल के अंदर. और आई डोंट नो, चलता रहेगा. कौन खरीदेगा या क्या होगा, आई डोंट नो. बट मैं, मेरी टीम, हमने लगे हैं कि बॉस एक ही है, और वी हैव अ पर्पस रादर देन अ विजन और अ मिशन स्टेटमेंट. हमारी कंपनी का ना एक पर्पस स्टेटमेंट है आज, वो ये है कि आई वांट टू पुट, मैं हर लेडीज, हर वुमेन के पर्स में पीसेफ देखना चाहता हूँ along with their lipstick. ओके, तो टेल मी, अब कंपनी कैसे कर रही है? अभी ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि जब आप एक नई कैटेगरी बनाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में अपटेक आता है जिसको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, जो खुश होते हैं, जो जिनको ऐसी नीड चाहिए होती है, या वो बहुत एक्सेप्टेबल होते हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए, या बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं कि यार नहीं मैं जर्म से दूर रहना, इससे दूर रहना, राइट? दे आर वेरी फिनिकी अबाउट हाउ दैट, तो उसको अर्ली अडॉप्टर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं. वो तो आपने एकदम से कैप्चर कर लिया. वो लोग, क्योंकि नीड था, प्रोडक्ट स्पॉट ऑन था, प्रोडक्ट डजंट इवन हर्ट, डजंट बर्न, डजंट डू एनीथिंग. I've used it myself because I was trying to build a disinfectant spray. So I tried to do a lot of experiments with pieces myself. I know we used to talk during COVID. तो मैंने बहुत सारा वो करे थे, राइट? एंड तो मुझे ये बताओ कि चैलेंजेस अब कहाँ आते हैं? क्योंकि अर्ली अडॉप्टर्स तो ख़त्म हो गए, अब जो अडॉप्टर्स नहीं हैं उनको एजुकेट करके करवाना है, राइट? जिनकी हैबिट नहीं है साफ करना, उनको करवाना है, राइट? देन इट्स अ कॉन्वर्सेशन टू स्टार्ट. आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज जो आती है, सबसे बड़ी चैलेंज जो है राज, वो है यार लोग तो लेते हैं, इसको रिपीट यूज नहीं कर पाते हैं. हाँ, आदत नहीं है. वो आदत डलवानी सबसे बड़ी चैलेंज है, और सालों साल लग जाते हैं. तो मैं बोलूँगा कि अगर 100 लोग खरीदते हैं, 50 लोग में आदत है जो कि रिपीट भी करेंगे, उसके बिना जाएंगे नहीं. मेरे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं. लोग बोलते हैं कि मेरे को इसके बाद UTI नहीं हुआ, मेरे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मैं इसके बिना कहीं जा नहीं सकती. बोथ मेन एंड वुमेन, राइट? बट 50 ऐसे लोग होंगे जिनको हम थक जाते, आपने लिया आज से 3 साल पहले, क्या हुआ? बोला नहीं, मैंने तो उसको यूज़ ही नहीं किया, वो एक्सपायर हो गया. सो जो सबसे बड़ी चैलेंज अगर मैं एज अ ब्रांड बोलूँ, वो ये हैबिट बनाना. बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, और धीरे धीरे हो रहा है. ये चैलेंज है. सेकंड, अगर आपने मुझे ये भी पूछा कि कंपनी किस पोजीशन में है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यार क्या ना, कोविड के समय ना हमें एक नेचुरल टेलविंड मिला था. ओके. वो इसलिए क्योंकि पीसेफ के साथ में ना हम 2-3 ब्रांड और भी थे हमारे, बिकॉज पीसेफ में एक लिमिटेशन है कि वो टॉयलेट हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड है. आप उसमें और कुछ नहीं कर सकते, कैटेगरी बहुत छोटी है, बस बना रहे हैं हम बड़े धीरे. ठीक है, पहले हम अगर बोले पहले साल हम 2 करोड़ करते तो आज कोई हम और लेवल पर है. 5 साल बाद कैटेगरी तो बड़ी है, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस आए हैं, बहुत सारे स्मॉल ब्रांड्स आए हैं. तो उस समय ना पोल्यूशन सेफ करके हमारा एक ब्रांड हुआ करता था, आपको याद होगा. 2019 वे बिफोर कोविड हम हाईएस्ट सेलर थे N95 मास्क के इंडिया में. 3M के पीछे, 3M को बीट नहीं कर सकता कोई भी. 3M के पीछे थे हम. कोविड हुआ और यार पता नहीं मुझे क्या आया, मेरी टीम को क्या आया, और टीम के अगेंस्ट में मैंने 2 कंटेनर चाइना से N95 मंगा लिया जनवरी 2020 में. और मार्च में कोविड हो गया, सब बंद हो गए. पूरे इंडिया में मेरे पास सिर्फ N95 मास्क था. तो वो ना उस समय यार अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं. कोविड में जो हमें सक्सेस मिली, उससे हम थोड़े से बिखर गए. क्यों? तो फोकस हट गया पीसेफ से कि सब कर लो, अब तो हर जगह पैसे बन जाएंगे, हर जगह ट्रेड हो जाएगा. नहीं, ट्रेड नहीं, मैं बोला कि हमने ना वो रहो से ब्रांड बनाया था. हाँ, आई नो. उसमें सब कोविड के प्रोडक्ट थे. बहुत बेचे हमने, बहुत बेचा सामान, कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट. बट नवंबर आते आते 2020 में ना 80% ऑफ इंडियंस was selling to 20% इंडियंस. अगर आपको याद होगा, हर कोई आपको व्हाट्सएप करता था, सैनिटाइजर, मास्क ले लो, फ्लोर क्लीनर ले लो, वेजिटेबल ये ले लो, सब कुछ ले लो.
तो अगर 100 यूजर है ना तो उसमें से 80 सेलर थे। ट्रू, सबने लिया था। ठीक है, इट वाज आई थिंक इंडिया इज एन एंटरप्रेन्योरल रेस। हाँ, घर घर में खुल गया था सैनिटाइजर, सबने बनाया था। हर पड़ोसी बेच रहा था, हर कोई कर रहा था यार। तो उसमें हमने फिर एक 2-3 चीज़ और किए, वो फोकस नहीं था हमारा। सो दैट टुक अस गुड 1.5 years उसको ठीक करने में। एंड देन फिर लास्ट ईयर वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर फॉर अस, वी कुडंट ग्रो। क्यों ऐसे? आई थिंक कैपिटल नहीं था हमारे पास, पूरा कैपिटल दूसरी चीज़ें करने में लग गया था। नहीं, बट इसमें भी था। हमने अच्छी रेवेन्यू की, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होता रहा था हर साल। 2022 तक अच्छा ग्रोथ होता रहा, बट 2022 में हमने बहुत लॉसेस किए, वो जो कि हर D2C ब्रांड कर रहा था ना। D2C ब्रांड, आई डोंट यूज D2C ब्रांड बिकॉज D2C भी चैनल है मेरे लिए। और वो भी सिंगल डिजिट का चैनल है। और हम एक चीज़ और हमने किया राज, कि हमने राइट फ्रॉम डे 1 ना 2017 से वी वर ऑफलाइन। आई थिंक दैट हेल्प्ड अस। As we speak, we are in more than 100 cities in India. 15,000 stores, 20 कंट्रीज में हम बेच रहे हैं। सो वो जो 2022 में जो लर्निंग्स आई ना, अब वो हमारे पीछे है। कंपनी अगेन, मैं बोलूँ ना कि वो हम एक यू कर्व में आ गए थे और बॉटम ऑफ द कर्व में बैठे हुए थे। फिर चारा ही नहीं था, बिकॉज हम गड्ढे खोद के उसके नीचे तो जा नहीं सकते। या तो लेफ्ट ऊपर जाओ या राइट ऊपर जाओ, जाना तो ऊपर ही था। तो क्या हुआ उस टाइम पे, चेंज क्या हुआ जिसकी वजह से वापस अपटेक आया? हर चीज, हर खर्चे, हर चीज बंद किए। क्रेडिट गोज टू माई टीम। पूरी टीम 2022 में इंक्रीमेंट नहीं ली। मैंने कोई को फायर नहीं किया, लेकिन मैं पूरी टीम के पास गया कि बॉस मैं पैसे नहीं ले सकता। सबसे पहले मैंने रोका, मैं नहीं लूंगा, मैं चल जाऊंगा। अपने वेंडर के पास गया और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। मैंने सप्लाई चेन से हेल्प लिया। वेंडर के पास बोला कि आज 5 साल से मैं आपसे काम कर रहा हूँ, 4 साल से आपको कभी भी पेमेंट की दिक्कत नहीं हुई, कोई चीज़ की आपको नहीं, आप सब टाइम पर दिया। मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, 90 डेज का क्रेडिट चाहिए, 120 डेज का भी क्रेडिट शायद मांग सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ पैसे नहीं है। फिर मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। ऑनलाइन वाले जो पैसे देते थे, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे, वो 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज में पैसा दे रहे थे। मैंने कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट दूंगा, मेरे को 15 से 20 दिन में पैसे चाहिए, लंबा मत रोको। तो जो मैं बेच रहा था वो मुझे 15 से 20 दिन में आ रहा था, और जो मैं खरीद रहा था वो मैं 90 से 120 दिन में दे रहा था। तो बीच में कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल को यूज करना शुरू किया, और मैं खुद कुछ मॉर्गेज करके अराउंड 3 से 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस अपने बिजनेस में डाला लाके। एंड ओवर द लास्ट 6 months we have grown 50%. Back again. 50% in last 6 months we have grown. And what took you this growth route? Focused on the right product, right market. We have learned कि भैया Facebook और Google में पैसे खर्च नहीं होते करने चाहिए। इंडिया में काम करने वाले लोग बहुत कम है कंपैरेटिवली टू पीपल जो स्पेंड करने की, जिनके पास पावर है और स्पेंडिंग पावर जिनके पास नहीं है। क्योंकि स्पेंडिंग पावर इसलिए नहीं क्योंकि काम लोग कम करते हैं, क्योंकि फ्री ग्रांट्स पे रहते हैं, एंड बिकॉज फ्री ग्रांट्स पे रहते हैं तो लाइफ टाइम दे गेट यूज टू इट एंड डू इट। मे बी देयर कैन बी एंडलेस रीजंस कि उनके पास काम नहीं है या उनके पास एजुकेशन नहीं है या क्या नहीं है, वो हमें नहीं पता। अपॉर्चुनिटी है, ज्योग्राफी है। जस्ट इमेजिन यार, पर कितनी % वुमेन है हमारे इंडिया में? आउट ऑफ 1.4 crores 50%? आराम से। For every 1,000 men there's 1,028 women, something like that. Right? So more. 52%? Yeah. Right? What is a woman in workforce in India? आप 10% को ले आओ, देखो इंडिया की जीडीपी कहाँ जाती है। हम जो बोल रहे हैं ना, इंडिया जो 2nd और 3rd हाईएस्ट इकोनॉमी बनेगी, कब बनेगी? When we'll start working and we'll start spending. या ट्रू। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसी मैं कंट्री का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तीनों अपने पास की 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, नहीं मैं बांग्लादेश, चाइना और इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। सो इंडोनेशिया का जस्ट आपके आने से पहले मैं आर्टिकल पढ़ रहा था ना, वो पढ़ रहा था। तो इंडोनेशिया की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है इंडिया के कंपैरेटिवली, राइट? एंड द रीज़न इज कि इंडोनेशिया में कल्चरली वो लोग सपोर्ट करते हैं विमेन वर्कफोर्स को भी। एब्सोल्युटली, मतलब उनके कल्चर में ही है। तो एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था, होता है कि वाई डू दे से सो?
वहाँ पे यूजुअली अगर आप 40-50 ईयर ओल्ड के बाद हो जाते हो, आप एक ग्रैंड मदर हो या आप एल्डरली वुमेन हो, ठीक है, तो वहाँ पे इंडोनेशिया में एक ड्रिंक बिकती है, जामू. यस. ओके, सो जामू इज़ लाइक कि आपका पुराने ज़माने में उसको बोलते थे प्रेयर ऑफ गॉड, और प्रेयर ऑफ गॉड उसमें टर्मरिक, हल्दी और अदरक की मिक्स करके ड्रिंक बनती है, काढ़ा जैसे. एग्जैक्टली, काढ़ा जैसा होता है, और वो रोड पे मिलती रहती है सुबह से लेकर रात तक. उसमें बच्चा भी पीता है, बूढ़ा भी पीता है. तो वहाँ पे एक कल्चर है कि यूजुअली जब आप 50-60 के ऊपर अब अगर एल्डरली वुमेन हो तो आप काढ़ा बनाते हो, रोड पे बेचना स्टार्ट कर देते हो, रिगार्डलेस ऑफ कि आप कौन से स्टेटस से आते हो, कौन सी क्लास से आते हो, कौन सी कम्युनिटी से आते हो. इनफैक्ट आजकल की जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी दादी को लेके बड़े फैंसी से स्टारबक्स जैसे कैफ़े खोल रहे हैं और उसमें जामू बेचते हैं अपनी दादी की रेसिपी से. राइट, द होल, तो पूरी इकोनॉमी कल्चरली बहुत ज़्यादा बिलीव करती कि हमारे जो हेरिटेज है, जो सालों से बचपन से हमने जो ड्रिंक है उसको हम खोएंगे नहीं, क्योंकि नई कॉफ़ीज़ आई है. तो पूरा 42% पेनिट्रेशन ड्रिंक का अगर पूरे कंट्री में किसी का है तो वो एक ही ड्रिंक है, जामू. तो एक तो कल्चर मान के रखते हैं, सेकेंड इज वो प्रमोट करते हैं, विच इज आई वुड से लेट्स से दादी एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. इंडिया में ग्रैंडमदरली एंटरप्रेन्योरशिप. इंडिया में जो पिकल इंडस्ट्री है, पापड़ इंडस्ट्री है, या फिर जो मिल्क रेवोल्यूशन आया था, वो सब क्या था? वो यही है, बट वो नॉट वेरी लार्ज. वो एक स्टेट में रह गया ना. Because it's not everywhere on streets. You don't see it everywhere. Because India is again a mix of 30 countries. बहुत मुश्किल होता है. वर्कफोर्स, बहुत चीज चेंज होने की जरूरत है. Just imagine 10% of India's women workforce में आ जाए. तो वो कैसे आएगी, क्या कर सकते हैं? बिकॉज चाइना ने तो ये रूल निकाल दिया था, 1 child पॉलिसी. ठीक है, इंडोनेशिया मान लो कल्चर की वजह से बड़ा, चाइना ने इसलिए कर दिया कि हम रूल कर देंगे, हम तो जो रूल बनाते मानना पड़ेगा. 1 child पॉलिसी बना दी, उसके बाद बोल दिया कि हर किसी को काम करना ज़रूरी है. फिर एवरीबडी वेंट टू वर्क. तो बिकॉज देयर इज़ ओनली 1 child, ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है. मतलब आप घर में 15-20 बच्चों के लिए आप घर में रह नहीं सकते, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम करने ज़रूरी जाना है. और इतना ज़्यादा उधर के रेंट्स हैं, उतनी ज़्यादा उनकी जो मेन सिटीज़ में अगर रहना है अच्छी एजुकेशन में, वहाँ पे आपको हर जगह जाके अगर कुछ भी अफोर्ड करना है तो यू नीड 2 people वर्किंग इन द फैमिली. एंड व्हेन 2 people स्टार्ट वर्किंग इन चाइना, दिस वाज अ लॉन्ग स्टडी डन, कि जब चाइना ने बोला कि विमेन वर्कफोर्स को काम करना पड़ेगा, विमेन कैन नॉट सिट आइडल एट होम. ओके, देयर वाज अ टाइम जब चाइना ने बोला कि विमेन घर पे आइडल नहीं बैठ सकती. तो उन्होंने बोला कि बच्चों का टेक केयर करना होता है. तो चाइना ने बोला ठीक है, बच्चों के लिए एक ही बच्चा करना पड़ेगा, अब आप बच्चे नहीं कर सकते तो तुम्हें टेक केयर नहीं करना. तो अब विमेन को काम पे जाना पड़ रहा है, मैन काम पे जा रहा है, घर में एक ही बच्चा है, एक बच्चा, अब उसकी टेक केयर करनी तो पड़ेगी. तो उसके लिए एक नए किसी को एम्प्लॉय करें, क्योंकि बेबी सिटर्स का एम्प्लॉयमेंट आने लग गया, बेबी सिटर का जॉब बढ़ने लग गया. तो ऐसे कर करके पूरा एक लूप बन गया चाइना में, एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग. सो आई थिंक अभी इसका आंसर कोई के पास नहीं है, लेकिन आई थिंक 25 साल ले लो, आज से हो जाएगा. पता है क्यों? हमारे जनरेशन में मेरी वाइफ काम नहीं करती थी या मेरी मॉम काम नहीं करती थी, बट ठीक है, हमारे जनरेशन में मेरे को, सिंस आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, वो शुरू से मेरे साथ थे बिजनेस में. मेरी सिस्टर भी थी. अब आप देखो, आप लोग के एज ग्रुप में देखो, आई थिंक हर वुमेन काम करती है. ठीक है, अब जब ये 25 साल की जब एज हो जाएगा इनका, या समझो 50 साल का एज हो जाएगा, जब इनके बच्चे आएंगे, बिकॉज दे वर देमसेल्फ वर वर्किंग, दे विल आस्क देयर डॉटर्स टू वर्क ऑल्सो. सो वो 3 डिकेड लग जाएगा राज. I think India will reach there in next 3 decades. Sorry. It'll be immediate तो नहीं होगा. तभी तो इंडिया 3rd largest economy बनेगा. And you know, I just want to sneakily put in, I really believe that women are better multitaskers than men. Always. Right? You believe always, 100%. I get belted by so many my men friends, male friends. ऐसा कि भाई क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता है, तू करता होगा. अपनी माँ का एग्जांपल. Exactly यार. मैं तो माय मॉम, माय सिस्टर, माय वाइफ, मैं कुछ नहीं उनके सामने यार. मेरे ऑफिस में भी राज, सॉरी टू कटिंग यू ऑफ, मेरे ऑफिस में भी मेरे बेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स आर वुमेन. या आई एग्री. वो घर भी बना के आते हैं, सुबह घर को बच्चे को रख के आते हैं, या पति के लिए खाना बना के आते हैं, यहाँ काम करते हैं, हम लोग से उल्टा सीधा हमारे टेंट्रम सूदते हैं, रात को वापस जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, वापस नहीं यार. दे आर मल्टी. और हम क्या करते हैं यार, 10 घंटे की जॉब. ट्रू. आई बेस्ट हर फील्ड में मेन वुमेन दोनों है सब अपने अपने उसमें, दैट आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन.
but I believe multitask is definitely women better. God has made women I think हाँ multitask. multitask. Men get distracted so easily. हम लोग कहीं मतलब बहुत ही जल्दी ध्यान भटक जाता है यार. They're so good. I really appreciate people doing this. कुछ साल पहले इंडिया में menstrual product के ऊपर से GST हट गया, टैक्स हट गया. Oh nice. Right? Okay. So there is no tax. So it's a tax-free product. Sanitary pads are tax free. Sanitary pads, tampons, reusable pads. Menstrual cups. Menstrual everything. cups पर है. क्यों? Cups is luxury. कोई cups बाद में आया था. Okay. उन्होंने क्या किया, menstruation products पर नहीं होगा. तो menstrual cup के लिए now we are fighting कि भाई इसको भी हटाओ. ये तो menstruation product है. Now जब बाहर कंट्री में, स्कॉटलैंड में और कुछ कंट्री में ना menstrual products फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गई गवर्नमेंट की तरफ से. इंडिया में ह्यू एंड क्राई हो गया कि भैया इंडिया में भी फ्री करो. इट शुड बी फ्री. मतलब आप उसको पैसे नहीं, गवर्नमेंट फ्री में डाल देगी. ओके. यार पॉपुलेशन देखो यार हमारे देश की. अगर आप बोलते हो कि 600 मिलियन लोगों को चाहिए, या 600 में अगर मेंस्ट्रुएट अगर 300 मिलियन है, उसको फ्री देने के लिए कितना रुपया चाहिए? पॉसिबल नहीं है. सो मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ यार, वी जस्ट कांट कॉपी व्हाट वेस्ट इज डूइंग. We have to understand what is there. The first which happen is कि उसके GST नहीं है. बट वो भी एक तरह से देखा जाए कि प्राइसेस बढ़ गया उसके कारण. ओके. रीजन क्यों? गवर्नमेंट ने सेल पर टैक्स हटा दिए, परचेस पे. बट मैन्युफैक्चर अगर मैं कर रहा हूं ना, तो मेरे को उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्या बात कर रहे हो? तो अगर मैं 10 रुपए का सामान बचा रहा हूँ और बना रहा हूँ, उसमें मेरे को 118 रुपए का कॉटन खरीदना है, आपको पैड खरीदना है, कोई जीएसटी क्रेडिट कोई चीज का नहीं है, क्योंकि आप सैनिटरी नैपकिन बेच रहे हो या टेम्पॉन्स बेच रहे हो. तो मेरा तो कॉस्ट बढ़ गया. अदरवाइज आई वाज गेटिंग एन इनपुट क्रेडिट. इनपुट हाँ, तो वो 18%, तो वो किसको पास ऑन करूंगा? 5%. किसको पास ऑन करूंगा? कंज्यूमर को. इंडिया में ना सैनिटरी नैपकिन्स भी न्यूज़पेपर में रैप करके बेचते हैं. ठीक है. और आज भी मैं रिसेंटली अभी मैं सैनिटरी नैपकिन ख़रीदा था, शायद मेरी किसी फ्रेंड के लिए या बहन के लिए, आई डोंट रिमेंबर किसके लिए ख़रीदा था मैं थोड़ा टाइम पहले, कि वो लोग क्लब से बाहर आए थे रात को ही और सैनिटरी नैपकिन खरीदने गया. अकेली रात में शायद 1:30 बज रही होगी, हम लोग सब बाहर निकले, 4-5 दोस्त थे, तो मैं अकेला कार से उतर के लेने गया. 1:30 बजे एक केमिस्ट की शॉप है, उसमें भी वो काले पेपर में रैप करके ब्लैक पन्नी में दे रहा है. नहीं, इंदौर में. राइट. तो हमसे कि यार भाई तू मतलब इधर तो कोई देख भी नहीं रहा है, अगर तुझे कोई परेशानी भी हो तो अभी तक वैसा वो टैबू है. राइट. सैनिटरी पैड लोग ऐसे करके देते हैं. ऐसे मार्केट में आप फीमेल कॉन्डम्स लेके आए हो. राइट. सो आई वांट टू नो कि ये क्या, व्हाट लेड यू टू दिस, कि मैं ऐसे प्रोडक्ट बेचता हूँ जो बहुत टैबू वाले हैं तो मेरे को ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने को मिलेगा, या मैं ऐसे प्रोडक्ट बेचता हूँ कि जो मेरी कस्टमर फीमेल है तो मैं इन्हीं को सॉल्व करता हूँ. क्या है, कितना क्योंकि आई हैव नॉट सीन, मैंने प्राउडली लोगों को देखा नहीं कि कॉन्डम्स खरीद रहे हैं या सैनिटरी पैड्स खरीद रहे हैं. बड़ा डर डर के खरीदते हैं. बॉम्बे में भी, नहीं, मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, लोग ऐसे ही खरीदते हैं. यू नो, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना. और अगर मैं इसे बोलना शुरू करूंगा तो शायद मैं चुप नहीं हूँ. नहीं, बताओ, आज बोल दो. पता है, पहले सैनिटरी नैपकिन का बात करते हैं. आप बोलते हो कि ये काली पन्नी में न्यूज़पेपर में रैप करके बेचते हैं. और आज भी होता है, पुरानी बातें नहीं है ये. मैं अभी बोलूँगा 90% अभी भी होता है. नहीं, शायद कम और हो गया, 80% तक अभी भी होता है. राइट. पहले याद करो, कोई केमिस्ट में या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी देखे थे सैनिटरी नैपकिन इस तरह से डिस्प्ले? एयरपोर्ट स्टोर में आजकल होती है. हाँ. तो चेंज हुआ है. सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम मेंस्ट्रुएशन को, महामारी को, हम क्या समझते हैं कि ये डिजीज है, और बिकॉज ये इंटीमेट है लोग को पता नहीं होना चाहिए, तो टैबू है. आपको तो टैबू पता ही है ना, अचार मत छुओ, ये मत करो, अलग बैठ जाओ, वो मत कर जाओ, क्या क्या नहीं है इंडिया में. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू द जेनजीज, योर जनरेशन, मिलेनियल्स, आई थिंक थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग ओनली टू द इंस्टाग्राम वर्ल्ड. तो नए गांव में अभी भी नहीं होता है. राइट. सैनिटरी नैपकिन का पेनिट्रेशन क्यों कम है आपको पता है राज? हमें फिर डिस्पोजल करने के लिए बाहर जाके फेंकना पड़ेगा ना, तो लोग को पता लग जाएगा कि मैं पीरियड्स पर हूं. ये भी एक कारण है. सो ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे. इट विल टेक टाइम. राइट. अबाउट सैनिटरी नैपकिन. नाउ
योर क्वेश्चन वॉज वाई आई एम गेटिंग इन टू ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट वेयर दिस अ टैबू. तो यार एक पर्पस था ना, जब वो बीवी को UTI हुआ तो चालू किया, उसके बाद फिर हमने बनाया यार वेयर वी हैव टू प्लेस आवरसेल्फ, अ पीस ऑफ ब्रांड. किस कैटेगरी में, किस जॉनर में हम काम करेंगे. मैं बोला यार इंडिया में वुमेन हेल्थ पर सबसे कम पैसे खर्च होते हैं. हमारे हेल्थ पर ही GDP का शायद 3% है, हेल्थ पर खर्चा होता है GDP का, और उस 3% में से भी शायद मेरे ख्याल से 10% वुमेन हेल्थ पर है, चाइल्ड एंड वुमेन पर. तो कितना पैसा आता है ये देखो आप. पहला चीज बोला कि कैसे इसको किया जाए, क्या किया जाए. सो एज अ पर्पस वी वांटेड टू क्रिएट और ब्रिंग इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज. एक गर्ल 10 साल में, आजकल 10 पहले 12-13 में होती थी, आजकल 10 साल से प्यूबर्टी आती है, टिल मेनोपॉज विच इज लेट 40s और अर्ली 50s. 40 साल अगर मेरे को एक कस्टमर मिलता है और अगर मैं उसको टॉयलेट हाइजीन, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल केयर, सेक्सुअल वेलनेस, विल आंसर टू योर फीमेल कॉन्डम्स, एंड ग्रूमिंग, जो कि हेयर ग्रूमिंग, जो कि आफ्टर कोविड पर्सनल ग्रूमिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गया, बिकॉज लोग को समझ में आ गया कि भाई पार्लर नहीं जाके हम यही कर सकते हैं. जब इस चीज़ को लेकर हमने, जब ये जो अम्ब्रेला हमने सोचा, तब देखा यार हर जगह टैबू है. मेंस्ट्रुएशन में टैबू है यार. लोग, जब मैं PSEF लॉन्च किया था ना, लोग बोलते पी करके कोई ब्रांड नेम रखता है यार. आई डोंट वांट टू बी सीन कैरिंग अ पी, बट नाउ इट्स कूल टू कैरी. बिकॉज हमने कूल बनाया, हमने स्टोरी से कूल बनाया. हमने जब मेंस्ट्रुअल कप बेच रहे हैं तो हमने कैंपेन किया था पास द कप. मेंस्ट्रुअल कप को कप की तरह से लगाया था, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट था तब, पास द कप और ब्रिंग होम द कप. It was a massive campaign for us. People, the boyfriends, the husbands, the brothers were gifting menstrual cups to their sisters and the wives and the girlfriends. Interesting. You know, there's one more thing I want to talk about it. We were one of the first brand to use blood on a sanitary napkin in a digital movie or a digital film. हम पहले क्या यूज करते थे, अगर आपको याद होगा, ब्लू लिक्विड, बट मैंने ब्लड यूज किया था. For good 3 months, my LinkedIn profile was holding a sanitary napkin soaked in blood. कितने लोगों ने मुझे कहा gross, क्या कर रहे हो? Well, this is what I am. You know, one more thing about LGBTQ community. Yes. You targeted them very well as well. It was a very sensitive areas, right? I want to understand, because in my research, there is that specifically catering to the issue of menstruation experienced by transgender men. Yes. Okay, so what was it? Can you explain how transgender men menstruation, वो कैसे feel कैसे होता है उनका menstruation process? आपने अभी तक मेरे मुंह से इस conversation में सुना कि women, मैंने क्या menstruator use कर रहा हूँ word. Okay. Because men also bleed. The transgender men, they are menstruator as well. पता ही नहीं था मुझे ये. Yes. आप बता सकते हो? If a biological, okay, if is born biological as a woman, then she'll bleed or he'll bleed. आपके uterus है, it means you're gonna bleed. No matter you are a man or whatever, you have gone to the this thing, but you'll bleed. उनका कौन ध्यान रखेगा? That's why we use the word menstruator. Okay, another very interesting and a unique thing you did was a menstrual disc. Yes. क्या प्रोडक्ट है ये? कि मतलब पीरियड्स में हेल्प तो करता है, बट ये सेक्सुअल इंटिमेसी ड्यूरिंग पीरियड्स में भी हेल्प, क्या, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट? So let me first explain what is menstrual cup. So menstrual cup is a medical grade silicone mold which comes with 3 different sizes based on your cervix, based on your child delivery, how you have given delivery or birth to a child, through vaginal or through C-section, or for teenagers. So that is how menstrual cups are there. It can be inserted into the vagina, can rest before your pelvic bone, and then it can collect bloods, can remain there for 12 hours. ये कर सकते हो आप. Now उसमें क्या होता है, आप पीरियड सेक्स नहीं कर सकते मेंस्ट्रुअल कप के वजह से. मेंस्ट्रुअल कप में सैनिटरी नैपकिन, टैम्पॉन्स में आप हटा के कर सकते हो, मैसी होता है. सो ये ना कंज्यूमर की नीड है. हमने 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंज्यूमर नीड से निकाले थे. सो मेंस्ट्रुअल डिस्क इज नॉट आवर इन्वेंशन,
इट वॉज देयर, बट हम इंडिया में उसको फेमस बनाए. चाइना में था, यूएस में था, बट इंडिया में हमने फेमस बनाया उसको. ओके. क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर सेक्स करना है, इंटरकॉर्स करना है टू बी प्रिसाइज, तो मेसी होता था. नाउ दिस कैन गो एंड सेट एट द बैक ऑफ, कैन सिट एट द बैक ऑफ योर सर्विक्स, राइट? So the blood is all collected and your vaginal canal is open for sex. And when you talked about female condoms, ना हमने ना एक सब ब्रांड बनाया, डोमिना बाय पीसेफ. So अगर आप ठीक से अगर आप लिखो ना डोमिना, DOMINA, ऐसा मतलब होता है एम्पावर्ड और डोमिनेंस. बट एक्चुअली हमने वो नहीं सोचा था. हमने सोचा कि यार हम क्या बना रहे हैं, वजाइना कॉन्डम बना रहे हैं ना, तो लास्ट 3 letters ऑफ वजाइना एंड कॉन्डम इज डोमिना. कॉन्डम के हो गया DOM और वजाइना का हो गया INA. मुझे लगा एक्चुअली डोमिनेंस ब्रांड है. सो दोनों चीज हो गया. देन डोमिना टेक चार्ज. यू नो इन 90s साउथ अफ्रीका में 93% वुमेन was having STDs and sexually transmitted disease और बहुत सारी चीज़ हो रही थी उनको, और अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत हाई थी. तो गवर्नमेंट ने फीमेल कॉन्डम लॉन्च किया और फ्री बांटने शुरू किए. दे सेड डोंट वेट फॉर योर पार्टनर टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव. दे वर एम्पावरिंग वुमेन फॉर सेफ सेक्स एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी. So in India, when we did the research and we said now women are ready to insert a menstrual cup, means they can insert something, they don't have any fear, then why don't we bring, because India में बनता था female condoms, but वो ब्रांड नहीं था. वो यहाँ से एक्सपोर्ट होके चला जाता था. इंडिया में कोई बोलते नहीं थे, कोई बात नहीं करते थे. तो हमने जब डोमिना बाय पीसेफ टेक चार्ज करके जब बनाया, तो हमने यही किया कि बस किस तरह से बेचेंगे हम इसको. तो हमने वो एम्पावर्ड वाला एंगल यूज किया एंड दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल. आई माई सेल्फ इंटरव्यूड मेनी सेक्स वर्कर्स एंड दे सेड दिस इज अ गॉड सेंट फॉर अस बिकॉज द client doesn't want to wear any contraceptive, and if I'm wearing it and I said this is the only way you can have sex with me. And if somebody is having disease or something like that, or if you are a multi-partner, this thing, I think that really helps. Yeah. It's a very difficult category. Very, very difficult category. I'm not allowed to advertise on Facebook and Google. क्यों? Sponsored ad नहीं चला सकता मैं. Condom है ना? Condoms की ad नहीं कर सकते हो Facebook में? नहीं चलता. क्या बात कर? क्यों ऐसे? आप प्राइम टाइम टीवी में भी 11 बजे के बाद ऐड दिखा सकते हो कॉन्डम्स की. क्यों? हम सेफ सेक्स नहीं बेच रहे. हम सेफ सेक्स नहीं बेच रहे. इंडिया का जो इंटरकॉर्स का एज है, एवरेज एज हैज गॉन डाउन ना. आई थिंक फॉर मेन इज अराउंड 18, फॉर बॉयज इट 18, एंड आई थिंक फॉर फीमेल इज अराउंड 16. इट्स गॉन डाउन. इट वाज 18 and 20. बट सेफ सेक्स नो. So we need more and more people to talk about it. We want government to, promote it. We want the Metas and the Googles of the world to allow running ads so that we can promote more. Brand like us want to spend on this too, so that people should use it. Exactly. It's a great product for a women to have it because they empower themselves for safe sex and unwanted pregnancy. Let's talk about sexual wellness market in the country. Okay, because then आप female empowerment के ऊपर बात कर रहे हो. Wellness or pleasure? Pleasure. सेक्सुअल प्लेजर मार्केट, राइट? आई थिंक वो कंट्री में बैन है. नहीं, इंडिया में सेक्सुअल प्लेजर प्रोडक्ट्स आप प्रमोट नहीं कर सकते. नहीं, right? बना भी नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते, कुछ ऐसा है. क्योंकि फॉर यू इट बिकम्स द बेस्ट कैटेगरी बिकॉज फीमेल प्लेजर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरीज इन द वर्ल्ड. फॉर इन द वर्ल्ड ऑफ सेक्सुअल वेलनेस एंड सेक्सुअल प्लेजर, फीमेल प्लेजर बहुत बड़ी कैटेगरी है. वाइब्रेटर्स उसमें आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की रिंग्स आती है, बहुत अलग अलग टॉयज़ आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एंडलेस प्रोडक्ट्स, राइट? अब जब बाहर जाते हो तो बाहर सेक्स शॉप होती है, वहाँ पे यू विल गेट टू सी कि भाई ये क्या है. लाइक इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. देयर इज एन आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? इंडिया में सब बेचना अलाउड नहीं है और बनाना भी अलाउड नहीं है, राइट? इज इट कि है? ऑफिशियली नहीं, बट इंडिया में जितना इंपोर्ट होता है, अगर मैं नंबर बताऊं आपका दिमाग खराब हो जाएगा.
India is one of the largest consumer of sexual pleasure products. क्या बात It's कर रहे हो? all unofficial. इंडिया में After after narcotics, the second number is pornography. And sexual pleasure में define ठीक से नहीं है, आप import नहीं कर सकते कोई भी चीज़ जो कि एक human anatomy को दर्शाता है. तो अगर आप dildos मंगाते हो, अगर वो एक तरह से लग रहा है, so it's a pornography product. Okay. So that's the reason it is banned to import. Sale ban नहीं है. अच्छा, मैं सेल कर सकता हूँ. Amazon बेच रहा है, Flipkart बेच रहा है, Snapdeal बेच रहा है. कहाँ कैसे ना, अगर आप सर्च करोगे नाम पे नहीं आ सकता. आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, बिक रहा है, सब बिक रहा है. क्या सर्च करो तो क्या बिकता है? बिकॉज़ आई ट्राई टू फाइंड इट आउट बिकॉज़ आई वांट टू डू. हाँ, मसाजर के नाम से बिकता है, नॉट अ वाइब्रेटर. वाइब्रेटर के नाम से मिलेगा, बट वो मसाजर नाम से बेचते हैं. मसाजर नाम नॉट अ से. सेक्सुअल टॉय. हाँ, sexual toy. See the law is very confused here. Okay. Pornography law बोलता है pornography, it's if it's looking like a human organ, If it's looking like a or a penis or a boob, then That's banned. it's banned. it's a very gray market. Officially you can't allow it. We tried to do in Domina once and we stopped it. So we were growing very rapidly on our sexual pleasure, Exactly. right? And we stopped it. We did around couple of months and we stopped it because many people were after us. So we didn't want it to do because I was building a brand. Domina बहुत छोटा brand है, मुझे पी से बनाना है. तो I'm happy with my female condoms. वो नहीं करना. But India में VC has funding now. See, it's Pleasure का. Sexual pleasure. I think the women in India, they need it. Yeah. 100% need it. We have to make it legal. Of course, there has to be a law. We have to follow the rule of the land. But a woman has right for sexual desire and they need pleasure. Men can go out and have pleasure, but women, I think they need it. I am a biggest advocate बोल सकता हूँ मैं अपने आप को for women pleasure. Self pleasure जरूरी है for healthy life. इसको लीगल करना पड़ेगा. Well, thank you so much. I really enjoyed our conversation. I don't know how long we've been talking for. Thank you so much for helping us understand a kind of India that we wouldn't have. Raj. Thank doing you. a great job. All the best for this. Thank you. Thank you so much. आपने एपिसोड एंड तक देखा. प्लीज़ हमें बताओ कि हम ऐसे और बहुत सारे हिडन टॉपिक्स, हिडन मार्केट्स और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताएं कि नहीं बताएं. हमें कमेंट्स में बताओ. अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो क्या स्पेसिफिकली अच्छा लगा ताकि हम और कर सकें, और अगर कुछ गलत लगा तो क्या गलत लगा ताकि हम आगे के एपिसोड में वो नहीं करें. एंड आप जाओ, उससे पहले आपको पता है क्या करना है. शेयर इट विथ एटलीस्ट 1%. किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इस कॉन्वर्जेसन से हेल्प होगी. उस कॉन्वर्जेसन के सुनने के बाद उसे कुछ आइडियाज़ आएंगे एंड जिस आइडिया से वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं. बिकॉज वन आइडिया कैन गिव यू सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ विच कैन हेल्प यू अचीव योर इंडियन ड्रीम. Until the next episode, keep figuring out.